नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर ममता शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। और उनके जो रचना हमारी पाठ्यक्रम में लग रही है वह है पद्मावत, या पद्मावत का एक भाग जिसे हम कह सकते हैं नागमती वियोगखंड। साथ ही हम उन प्रश्नों की भी चर्चा करते रहे हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे नागमती के वियोग वर्णन के बारे में, जायसी की विशेषताएं, जायसी के स्वयं के बारे में, उनका खुद का परिचय जो यदि कवि पर टिप्पणी लिखने को आती है उसमें आपको सहायता देगा। इसके अलावा हमने कबीर और जायसी की भक्ति भावना की तुलना भी की है। आज हम जायसी के काव्य सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उनके कुछ काव्यांश की पंक्तियां जो हमारी शेष रह गई है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जब भी हम किसी कवि के काव्य सौंदर्य के बारे में पढ़ते हैं और यदि परीक्षा में इस तरह का सवाल आता है कि काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, तो आपको दो बिंदुओं पर चर्चा करनी होती है। पहला बिंदु है उसका भाव पक्ष, जिसमें उसकी काव्यगत विशेषताओं के वर्णन करना पड़ेगा कि उन्होंने काव्य में किस तत्व का निरूपण किया है या किस चीज़ की व्यंजना की है, किस प्रकार का उनका भक्ति भाव, यदि हम किसी भक्ति काल के कवि का वर्णन कर रहे हैं तो उसकी भक्ति भावना किस दर्शन पर आधारित है। और साथ ही हम वर्णन करते हैं कला पक्ष का, जिसके अंदर हम वहाँ किस प्रकार का रस है, किस किस तरह के छंद हैं, कौन कौन से अलंकारों का वर्णन किया गया है, इन सभी की चर्चा करते हैं और भाषागत विशेषताओं की भी बात करते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जायसी के काव्य सौंदर्य की। जैसा कि हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं कि ये भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनकी मुख्य रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कला। ये ऐसा नहीं है कि ये तीन ही रचनाएं हैं, लेकिन ये तीन वे प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में सर्वाधिक प्रश्न किए जाते हैं। जायसी सूफी संप्रदाय के थे, किंतु उन पर भारतीय अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का भी प्रभाव था, क्योंकि इनका उद्देश्य काव्य नहीं करना था, सिर्फ इनका उद्देश्य अपने मत का प्रचार करना है और साथ ही हिंदू और मुसलमानों के हृदयों के बीच में जो खाई बन चुकी है उन्हें उस खाई को पाटना था और हिंदू और मुस्लिम हृदय को आमने सामने ला करके खड़ा करना था। यानी कि चाहे हम कबीर की बात करते हैं या जायसी की बात करते हैं, दोनों में ही सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की भावना इनके काव्य में दिखाई देती है। हालांकि जायसी कबीर की तरह अक्खड़ नहीं है, इन्होंने दूसरों की विचारधाराओं का खंडन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वे प्रेम मार्ग के संत हैं। और इनके काव्य सौंदर्य को काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में किस प्रकार हम बांट सकते हैं, इसकी चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं भाव पक्ष की। तो भाव पक्ष में इनका जो संपूर्ण काव्य ही है वो प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत आता है, इसलिए प्रथम बात हम प्रेम तत्व की करते हैं। ये प्रेम मार्गी कवि थे और सूफी लोग मानते हैं कि ईश्वर अत्यंत सुंदर है। यदि आपको सूफी दर्शन को समझना है तो इससे पहले भी मैंने सूफी काव्य पर एक वीडियो डाल रखा है, तो आप उस दर्शन को पहले पढ़ें, तब आप जायसी को समझ पाएंगे। इनका मानना है कि ईश्वर अत्यंत सुंदर है, सब उसी के सौंदर्य का फैलाव है और उस ईश्वर को प्राप्त करने का एक और एकमात्र उपाय है प्रेम, और उसी के अंदर इनका विरह वर्णन आता है। विरह से प्रेम और प्रगाढ़ होता हुआ दिखाई देता है। जायसी ने अपने काव्य में लौकिक प्रेम का वर्णन किया और उसी के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। इसी कारण उनका जो काव्य है वह समासोक्ति काव्य कहलाता है। देखिए, अन्योक्ति और समासोक्ति दोनों प्रकार के काव्य जो है हमको पढ़ने हैं और समझने हैं। ये दो प्रकार के अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार और समासोक्ति अलंकार। यदि इन अलंकारों को नहीं समझेंगे तो आप इस समासोक्ति काव्य को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पद्मावत के बारे में इस तरह का प्रश्न अक्सर बनता है कि ये समासोक्ति काव्य है या अन्योक्ति काव्य है। दोनों में बारीक सा अंतर सिर्फ इतना ही है कि अन्योक्ति काव्य जो होता है उसमें अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का विधान किया जाता है, और समासोक्ति जो काव्य होता है वहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का विधान होता है। इन दोनों बातों को आपको समझना होगा। समासोक्ति काव्य और अन्योक्ति काव्य में एक और भिन्नता यह है कि यहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत, यानी काम तो किया जा रहा है अप्रस्तुत के बारे में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिसका वर्णन करना है वो अभिधेय नहीं है। इन दोनों बातों को समझेंगे जब आप इन दोनों अलंकारों को समझेंगे। इसके लिए अलंकार वाला वीडियो आप देखें। जायसी ने हिंदू जीवन से रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा को उठाया और इस रचना को गढ़ा। उनके अनुसार जायसी ने प्रेम
पद्धति से पद्मावत प्रेमाख्यान को रचा। इस कारण उसमें प्रेम की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, विरह वेदना सौंदर्य को बहुत अधिक दिखाया। इनका ईश्वर परम सौंदर्य युक्त है और उसे प्राप्त करने का उपाय जो इन्होंने दिखाया है वह है प्रेम। क्यों बताया है? क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से हृदय निर्मल होता है, और इस जगह हिंदू मुस्लिम दोनों हृदयों को निर्मल करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के प्रति द्वेष से भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि तीनों लोकों और 14 भुवनों में प्रेम के अतिरिक्त कोई और वस्तु इतनी लावण्यमयी यानी इतनी सुंदर नहीं है। प्रेम जो कि आकाश से भी ऊंचा है, अडिग भी है, चंदन के समान शीतल भी है, किंतु प्रेम मार्ग पे वही चढ़ सकता है जो अपना सिर काट कर उस पर चढ़ाने की सामर्थ्य रखता हो। अब यहाँ सिर काट के चढ़ाने का आशय क्या है? सिर काटने का मतलब अपने अहंकार को या अपने अहम भाव को दूर रख देना। इसीलिए इनकी पंक्ति भी आती है, 3 लोक 14 भुवन सबे परे मोहि सूजी, प्रेम छाड़ किछु और न लीना, ज्यों देखे मन बूझी, ध्रुवते ऊंच प्रेम ध्रुव ऊवा, सिर दे पाऊं दे सोच हुआ। यानी प्रेम को रखने वाले को उस विरह को सहना पड़ेगा। दूसरी बात रस निरूपण के बारे में है। इनके काव्य में श्रृंगार, करुण, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत, शांत, वात्सल्य आदि इन सभी रसों का परिपाक रूप में चित्रण किया है। किंतु मुख्य रस तो शांत ही है, क्योंकि इनका लक्ष्य आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना करना था। हालांकि श्रृंगार रस के वियोग रूप का जो वियोग प्रकार का वर्णन किया है वो अत्यंत इसमें नागमती के विरह वर्णन में यत्र तत्र दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि श्रृंगार रस का ही वर्णन करना इनका अभिप्राय था। इनका में जो मुख्य उद्देश्य था वह था आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यंजना करना, इसलिए मुख्य रस यहाँ पर शांत माना जाएगा। जैसे इन्होंने पंक्ति दी है, जेहि पंखी के नियर कहे विरह की बात, सोई पंछी जाए जरी तरवर हो इन बात के। इतना गूढ़ है, इतना तेज है इसका ताप कि यदि कोई पक्षी के पास जाकर भी अगर विरहिणी अपनी बात कहती है, वो जिस पेड़ पे बैठा है वो पेड़ के पत्ते सुन लेते हैं तो पंछी जल जाता है और पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं। ये अतिशयोक्ति वर्णन इनके काव्य में यत्र तत्र मिलता है। तीसरी बात आती है प्रकृति चित्रण की। इसका इन्होंने वर्णन किया है, प्रकृति के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का साम्य दिखाया है और सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन किया है, जिसमें प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, रहस्यवादी, उपदेशात्मक, प्रतीकात्मक, मानवीकरण, वातावरण निर्माण करना, संवेदनात्मक वर्णन करना और उस प्रकृति को संदेशवाहक रूप में अलंकारिक रूप से इन्होंने दिखाया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि 12 मासा में शरद ऋतु को वर्णन करते हुए कि सरवर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होई के वेहराई। देखिए, जब भी किसी बिंदु को वर्णन करें तो उसमें उस संबंधित कवि की एक पंक्ति आप डाल देंगे तो आपके अंकों के अंदर वृद्धि हो जाएगी। चौथी जो बात है वह है इसका सौंदर्य वर्णन, जिसका इन्होंने बड़े ही मनोयोग से वर्णन किया है। नखशिक वर्णन पद्धति को अपनाया है। नखशिक यानी इनके पैर के अंगूठे का नख, और शिक से मतलब है शिखा यानी सिर तक, यानी संपूर्ण शरीर के सौंदर्य का वर्णन। पद्मावती का सौंदर्य अनुपम और अपरिमेय दिव्य दिखाया है और रत्नसेन को उसके सौंदर्य के प्रति ही आकृष्ट दिखाया है, जिसके कारण वह सब कुछ छोड़ देता है। जिसमें जहाँ पर इनकी पंक्ति आती है, नैन जो देखा हंसभा निर्मल नीर समीर, हंसत जो देखा हंसभा दसन ज्योति नगधीर। अब रहस्यवाद का वर्णन करते हैं। हालांकि हम सूफी दर्शन से संबंधित जो हमारा वीडियो था उसमें काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ समझ लीजिए कि अनेक जगह रहस्यवाद का जहाँ वर्णन हुआ है वहाँ कहीं तो रवि शशि नखत दीपित ज्योति कहकर उसको अगोचर सत्ता बता दिया, यानी ऐसी अगम अगोचर है जो कि इन इंद्रियों के माध्यम से न तो देखी जा सकती है न पहचानी जा सकती है। और कहीं पर इन्होंने प्रगट गुप्त सकल मह पूरी रहा सो नाम, ये कहकर उस सत्ता की सर्वत्र विद्यमान होने की बात कही है। कहीं पर नयन जो देखा कमल भा, यह हंसत जो देखा हंस भा कहकर प्रत्येक पदार्थ में उस परम सत्ता का प्रतिबिंब इन्होंने दिखाया है। जायसी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्वात्मवाद जो इनका दर्शन है उसके यहाँ अंश दिखाई देते हैं, और साथ ही अद्वैतवाद का जो हम शंकराचार्य का पढ़ते हैं वो भी इनके काव्य में सर्वत्र दिखाई देता है। ये इनकी भाव पक्ष की विशेषताएं हैं। कुछ कला पक्ष के बारे में भी समझ लें कि यदि भाषा की बात करें तो अवधि है और बड़ी ही सीधी सादी बोलचाल मुहावरेदार भाषा है। उसमें इन्होंने समस्त पदों का बहुत कम प्रयोग किया है। समस्त पद से मतलब है सामासिक पद जिसे हम कहते हैं। और भाषा में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द तीनों ही शब्द शक्तियों का प्रयोग देखने को मिलता है।
और साथ में ये भी जानिए आप कि काव्य जो व्यंजना में है वो सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, जो लक्षणा में है वो श्रेष्ठ माना जाता है, जो अभिधा में है वो सामान्य माना जाता है। तो यदि हम काव्य की बात करें तो काव्य अधिकतर लक्षणा और व्यंजना में ही मिलेगा, लेकिन इनके काव्य में ये तीनों रूप दिखाई देते हैं। दोष की बात करें तो पुनरुक्ति दोष तो बहुत सारी जगह है। पुनरुक्ति से मतलब जहाँ एक ही बात दोहराई जा रही है ना। यहाँ पे कथोपकथन शैली है, वर्णनात्मक शैली है, उपदेश देती हुई शैली है। कहीं कहीं पर ऊहात्मक शैली है, जहाँ पर ये बढ़ चढ़कर वर्णन करते हैं, अतिशोक्ति की बात आ जाती है, वहाँ ऊहात्मक शैली मिलती है। इनकी अवधि भाषा तुलसी जी की अवधि भाषा की तरह उच्च स्तर की साहित्यिक भाषा नहीं है। यानी तुलसी की और इनकी अवधि के बारे में यदि हम भिन्नता पाएं तो तुलसीदास जी की जो भाषा है वो बहुत ही साहित्यिक और बहुत ही सौम्य और मीठी जिसे कह सकते हैं उस तरह की भाषा है, लेकिन इनकी ठेठ अवधि यानी ग्रामीण अवधि जिसको कह सकते हैं। भाषा में प्रतीकात्मक और चित्रात्मकता तो है ही। अलंकारों की बात करें तो सादृश्यमूलक अलंकार का बहुत प्रयोग हुआ है। पद्मावत का कथानक रूपक और समासोक्ति पर आधारित है। व्यतिरेक अलंकार जिसे हम कहते हैं, जब हम अलंकारों की बात करें तो आप जरूर देखें इस बात को कि यदि आपने पहले अलंकार या रस का यदि वीडियो नहीं देखा है तो ये काव्य समझना आपके लिए निरर्थक जाएगा, काव्य का वीडियो सुनना आपके लिए निरर्थक जाएगा, इसलिए पहले आप उसको देखें। व्यतिरेक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण आप यहाँ डाल सकते हैं अपने उत्तर के लिए। पद्मावत में दोहा चौपाई छंद है और इस पद्धति को कड़वक बद्ध पद्धति कहा जाता है, जहाँ पर 7 अर्दालियों के बाद एक दोहा आता है। तो जायसी का पद्मावत एक चरित काव्य है जिसके लिए दोहा चौपाई छंद ही उपयुक्त बैठता था, और छंदों में शास्त्रीय नियमों का अलग अनेक जगह इन्होंने उल्लंघन भी किया है। मैंने आपको बताया कि ये साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, और जहाँ भी साहित्यिक भाषा नहीं मिलेगी वहाँ शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन मिलेगा। अब हम चलते हैं इसके काव्यांश की ओर। काव्यांश कुछ इस प्रकार है। अगहन दिवस घटा निसी बाड़ी, दूभर रैन जाय की निकाड़ी। अब यही विरह भार आती, जरो विरह जस दीपक बाती। कांपे हिया जनावे सियु, तोपे जाय होई संग पियु। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लईगा नाहू। पलटिन बहुरा गाजो बिछोई, अबहु फिरे फिरे संग सोई। यहाँ रंग लिख रखा है। वज्र अग्नि विरहिन हिए जारा, सुलग सुलग दगदे होई छारा। यह दुख दर्द न जाने कंतु, जोवन जन्म करे भसमंतु। पीयूसो कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। सोधनि विरह जरी मुई, तेक धुआं हमह लाग। ये जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं ये बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, तो इनको थोड़ा सा गौर करके समझ लीजिए कि किस प्रकार इसके माध्यम से क्या कहते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक। देवस से मतलब है दीन, आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसे कठिन शब्दाएं हैं जिनको, जैसे बिछोई यानी बिछड़ना, दगदे यानी जलना, कंतु यानी प्रिय, संदेशड़ा यानी संदेशा, काग और धनी, काग मतलब कौआ और धनी मतलब पत्नी या प्रिय। अब इन पंक्तियों का अर्थ भी समझ लीजिए। यहाँ पर कवि अगहन माह की बात कर रहे हैं कि दिन छोटा और रात बड़ी होने लगी है। अगहन दिवस घटा, दिन घट गए, दिन की अवधि घट गई है। निसी बाड़ी यानी रात्रि बड़ी होने लगी है। दूभर रैन जाय की मिकाड़ी, रात विरहिनियों के लिए असह्य है, बहुत लंबी हो गई है, अब ये कैसी काटी जाए। अब यही विरह भार आती, इस विरह के कारण मेरे लिए तो दिन भी रात के समान हो गया है। जरो विरह जैसे दीपक बाती, और इसी प्रकार जलन हो रही है, इसी प्रकार दग्ध हो रहा है हृदय, जैसे दीपक में बत्ती जलती है उसी तरह मैं भी इस विरह में जलती जा रही हूँ। इस मास का शीत जब अपना प्रभाव दिखाता है तो विरहिणी का हृदय कांप जाता है। देखो, कांपे हिया जनावे सियु, तोपे जाई होई संग पियु। मेरा हृदय कांपता है, शीत तो तभी जा सकता है जब मेरे प्रिय मेरे साथ हों। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लईगा नाहू। घर घर में सबने शीत के समय के नए वस्त्र निकाले, यानी कि शीत के समय जो वस्त्र पहने जाते हैं गर्म वे निकाल लिए हैं, और लेकिन मेरा रूप रंग साज श्रृंगार सभी कुछ स्वामी अपने साथ ही ले गया। यानी मेरा सजने संवरने का या वस्त्र शीतकालीन वस्त्र पहनने का मन नहीं है। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, एक बार वो गया बिछो हुआ, जो बिछो मुझे छोड़ करके गया, हमारा जो बिछो हुआ वो वापस पलट के यानी वापस नहीं आया, मेरे तक वापस नहीं आया। अब
अबूहू फिरे फिरे रंग सोई, यानी यदि वह वापस आ भी गया तो वह मेरा पहले जैसा रंग लौट करके नहीं आएगा, ऐसा वो मानती है। और एक जगह इसका अर्थ ये भी निकलता है कि अबहू फिरे, यदि अब आ जाए तो हो सकता है मेरा रंग भी यहाँ पर, यानी मेरा रूप रंग जो है वो चला गया है, वह भी लौट कर आ जाए। वज्र अग्नि विरहिन ही जा रहा, इस विरहिनी को आग जो है वो शीतल लग रही, क्योंकि विरह उसका हृदय जला रही है और वो सुलग सुलग करके राख हो रहा है, यानी कि जो शीतलता है इस समय की वो उसे आग के समान जला रही है। सुलग सुलग दगदे ही छारा, यानी मेरा हृदय जो है वो जल करके राख के समान हो गया है। यह दुख दर्द न जाने कंतु, मेरा प्रिय मेरा दुख दर्द नहीं जानता। जो वन जन्म करे बसमंतु, इस पूरे यौवन को यानी युवावस्था को जला करके भस्म करना चाहता है। अब वो संदेश भेज रही है, पीयूसु कहे उस संदेशड़ा, यानी हे भंवरा, हे कौआ, हे काग, तुम मेरे पति से जाकर मेरा संदेश कहना। सौधनी विरह जरी मुई, कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रिया विरह में जल करके खाक हो गई। ते ही का धुआं हम लाग, उसी का धुआं हमें लगा है जिस कारण से हम अत्यधिक काले हो गए। अब यहाँ पर जो है हेतु प्रेक्ष अलंकार भी है और साथ में अतिशयोक्ति अलंकार भी है, दोनों को देखिए। जरो विरह जस दीपक बाती, अब जस दीपक बाती यानी दीपक बाती के समान यहाँ पर उपमा अलंकार आ जाता है। इस छंद में ऋतु और बाह्य प्रसादन दोनों का ही विरह के उद्दीपक रूप में वर्णन किया गया, यानी इन दोनों का प्रयोग इस प्रकार किया है कि विरह का उद्दीप्त चित्र यहाँ पर प्रस्तुत हो। तो इन सभी को समझें आप, भाषा भी समझें, साथ में छंद भी समझें और कहाँ कहाँ पर अलंकार आता है उसको भी समझते चलें। अगली पंक्तियों में पौष मास का वर्णन है और इस महीने में होने वाली नागमती की विरहानुभूति की व्यंजना है। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सुरजू जाय लंका दिशि चांपा। पौष में जाड़े से शरीर थर थर कांप रहा है और सूर्य भी लंका की दिशा में जाकर के दबा, यानी दक्षिणायन हो चुका है। विरह बाढ़ दारु भासियु, कंपे कंपे मरो ले हरि जीव। विरह की बाढ़ से, यानी बाढ़ से मतलब बहुत तीव्रता से, बहुत सारी मात्रा में कोई चीज आती है तो उसे बाढ़ कहा जा सकता है, यानी विरह इसी प्रकार आया है बाढ़ की तरह से। और वह शीत भी दारुण मेरे समान मेरे लिए हो गया है, और जिसके परिणाम स्वरूप मैं कांप कांप करके मरती जा रही हूँ। कंत कहाँ लागो ओही हीरे, पंथ अपार सूझ नहीं नीरे। और दोनों ये जो का वर्णन किया है इन्होंने, शीत का और विरह रूपी बाढ़ का, ये उसके जीव को हर रहे हैं और उसका स्वामी न जाने कहाँ है। यदि वह पास होते तो वो उनसे आलिंगनबद्ध होकर इस शीत से मुक्ति पा सकती थी। उन तक पहुंचने का मार्ग उसे दिखाई नहीं दे रहा, बहुत अपार है। जो मुझे निकट की वस्तु भी दिखाई नहीं देती तो इतना दूर का पंथ मुझे किस प्रकार दिखाई देगा। अपार पंथ यानी दूर दूर तक छार ही छार यानी धूल दिखाई देती है। सौर सपेती आवे जुड़ी, सैया पर बिछी हुई सफेद चादर, उस पर पैर रखते ही कैसे लगता है जूड़ी, यानी बहुत गीली हो, जैसे बहुत गर्म सर्दी से बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बहुत ठंडी होती है और सूखी होती है तो भी हमें गीली महसूस होती है, इस प्रकार उसे लगती है। ऐसा लगता है मानो शैया बर्फ में डूबी हुई हो। हिमाचल, हिमाचल से मतलब है यहाँ हिमाचल जैसा हम समझ सकते हैं इसे, यानी हिम के समान, हिम के अंदर डूबी हुई हो। चकई निसी बिछरे दिन मिला, हो दिन रात विरह कोकिला। कहते हैं कि चकवी रात को बिछुड़ कर दिन में मिल जाती है, परंतु मैं तो दिन रात विरह में कोयल बनी पुकार रही हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, रात को मेरे साथ कोई सखी भी नहीं होती जो मेरे इस विरह का समय को कटवा सके। रात में अकेली होती हूँ, सखियाँ साथ नहीं होती, कैसे जीऊँ, कैसे जिए बिछोही पंखी। यह विरह रूपी पंखी के समान मेरी स्थिति होगी जो बिछोह में अपना जीवन कैसे चलाए। अब मेरी जोड़ी का पक्षी मुझसे बिछड़ चुका है। विरह सचान भय तन जाड़ा, रूपक अलंकार आ रहा है, देख लीजिए। इस भयंकर शीतकाल में विरह मुझे उसी प्रकार सता रहा है जैसे सचान, सचान यानी बाज चिड़िया को सताता है। जियत खाए हो मुँह न छोड़ा, और जीवित ही उसे खा जाता है, उसे जीवित मरने के लिए भी छोड़ता नहीं, यानी उसके मरने का इंतजार भी नहीं करता। रकत ढरा आंसू गरा, अभी मासू लिखा है, मास भी है, कहीं कहीं आंसू भी मिलता है। रकत ढरा यानी सही सटीक तो मासू ही शब्द है, लेकिन कहीं कहीं आंसू दिखता है।
रक्त ढरा यानी कि शरीर से सारा रक्त निकल चुका है। अब यहाँ फारसी शैली का प्रभाव मैंने बार बार आपको बताया था कि जहाँ भी हड्डियां मांस आदि का वर्णन दिखता है वहां पर फारसी शैली का प्रभाव है। तो यहाँ पर उसके शरीर को भस्म करके उसके अस्तित्व को मिटा देने वाला जो बाज है, उसकी वजह से उसके रक्त आंसू बनकर ढल चुके हैं। अब रक्त ढुरा आंसू गिरा अगर है तो रक्त आंसू बनकर निकल गया अर्थ होगा, और रक्त ढरा मांसू गिरा है यानी रक्त भी निकल चुका है शरीर से और मांस भी गल चुका है। हाड भय सब शंख, और हड्डियां कैसी हो गई, शंख के समान खोखली हो चुकी हैं। धनी सारस होई ररी मुरी, बाला ये यानी कि नायिका जो है सारस की भांति रहती थी, अब वो मरी हुई सी प्रतीत होती है। पीऊ समेटे पंख, हे पीऊ मैं मर रही हूँ, तुम आकर के मेरे पंखों को समेट लेना। यानी यहाँ पर आपको अंतिम चौथी पंक्ति में उत्प्रेक्षा, अंतिम में रूपक, दोहे में ये सभी सादृश्य विधान यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन अलंकारों को साथ साथ समझते चलें। और शीत ऋतु में सूर्य का दक्षिणायन हो जाना, दक्षिण दिशा से ठंड कम पड़ना, ये सभी वर्णन यहाँ पर कवि के ऋतु वर्णन, ऋतु के बारे में समझ को दिखाते हैं। उनका अभिप्राय है कि शीत के भय के कारण सूर्य दक्षिण दिशा में भाग जाता है, क्योंकि वहां तक शीत उसका पीछा नहीं कर सकती। इस प्रकार इस काव्य का भावार्थ और साथ में इसका विशेष, जिसमें आपको कला पक्ष की विशेषताएं, और साथ ही आज के वीडियो में हमने समझा जायसी के काव्य की विशेषताएं, उनके अंदर सभी कुछ आ गया, उसका कला पक्ष और उसका भाव पक्ष। धन्यवाद।